नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का समापन का क्या अर्थ है और उस कंपनी के समापन की क्या क्या विधियां, क्या क्या मोड्स है और लिक्विडेशन के लिए किसी कंपनी का समापन के लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ता है। दोस्तों, अब इस वीडियो में आपको मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसे कहते हैं स्थिति विवरण, ये कब बनाया जाता है? दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी SOA कंपनी के समापन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जब एप्लीकेशन दी जाती है नेशनल ट्रिब्यूनल के पास, जब कंपनी के समापन का आवेदन किया जाता है तो उस एप्लीकेशन के साथ SOA लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज का भुगतान करने में समर्थ है, कि कंपनी क्या है, वो अपनी सभी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है। कंपनी का जो समापन करने का उद्देश्य है किसी को फ्रॉड करना नहीं किसी के साथ, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसके साथ लगाना पड़ता है। या दूसरी बात दोस्तों, जब किसी व्यक्ति ने नेशनल ट्रिब्यूनल के पास एक पिटीशन दायर करी कि ये कंपनी कुछ गलत कर रही है, कुछ फ्रॉड कर रही है, इस कंपनी का समापन कर देना चाहिए, तो नेशनल ट्रिब्यूनल कंपनी से कहता है कि आप उस व्यक्ति की बात को गलत सिद्ध करने के लिए SOA सबमिट करो। तो दोस्तों, कहने का मीन्स ये है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी स्थिति विवरण कंपनी समापन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बनाया जाता है। अब देखते हैं इसका क्या फॉर्मेट है। पहले इसमें ये दो कॉलम बनाते हैं। पहला इसके असल में दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एसेट्स पार्ट, सेकेंड पार्ट होता है लायबिलिटी पार्ट। जो एसेट्स पार्ट है उसमें दो कॉलम है, पर्टिकुलर और दूसरे कॉलम में एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, यानी इसे शॉर्ट में कह सकते हैं हम ERV, यानी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। अब पहला सबसे पहले आता है इसमें एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लीज्ड, या इसे शॉर्ट में कह सकते हैं ANSP। इस एज पर लिस्ट ए, ये लिस्ट ए है दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्टें बनती है, जैसे लिस्ट A, B, C, D, E, F, G, H, टोटल मिला के 8 लिस्टें हैं। तो पहली लिस्ट एज पर लिस्ट ए में क्या आएगा? एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लीज्ड, यानी ANSP। असल ये ANSP क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। दूसरे कॉलम में, दूसरे में आता है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लीज्ड, अर्थात दोस्तों ये गलत हो गया, यहां पर नोट नहीं आएगा, स्पेसिफिकली एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज्ड, यानी ASP आएगा इसमें। ASP क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ASP के लिए इसमें 5 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले कॉलम में एसेट्स का नेम, दूसरे कॉलम में ERV, तीसरे कॉलम में सिक्योर्ड लायबिलिटीज, चौथे कॉलम में डेफिशिएंसी, पांचवें कॉलम में सरप्लस। अब सरप्लस का यदि टोटल आता है, अगर सरप्लस है तो सरप्लस का टोटल यहां आ जाएगा, यदि डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी के टोटल को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, और बाद में इन दोनों की समरी बना लेंगे। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, यहां पर जो टोटल ऑफ ERV था लिस्ट ए का वो लिखेंगे। ये लिस्ट बी से यदि कोई सरप्लस आया है, इफ एनी सरप्लस, वो लिखेंगे और टोटल इसका आ जाएगा। ये टोटल हम अंदर ही शो करेंगे। इसके बाद इन दोनों का टोटल हम यहां पर लगा देंगे, ये आ जाएगा टोटल ऑफ एसेट्स। अब दोस्तों बात आती है ANSP और ASP। ये समझिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कुछ एसेट्स है, जैसे फर्नीचर, स्टॉक, कैश एट
बैंक, मशीन, बिल्डिंग। अब दोस्तों ये कुछ एसेट्स लिखी है मैंने। मान लीजिए मेरे को लोन की आवश्यकता है, मैंने बैंक से लोन ले लिया, 5 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन। अब बैंक वालों ने कहा कि कुछ एसेट्स सिक्योरिटी के रूप में रखो, तो मैंने बिल्डिंग जो है वो जमानत के रूप में यानी सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास गिरवी रख दी कि यदि मैं पैसा नहीं दे पाऊं तो मेरी बिल्डिंग को बेच करके पैसा वसूल कर लेना। ऐसे ही मैंने एक कंपनी से मान लीजिए 2 लाख रुपए उधार लिए और उस कंपनी के पास मैंने अपनी मशीन गिरवी रख दी कि यदि मैं पैसा नहीं चुका पाऊं तो कंपनी मेरी मशीन ले जाए। अब दोस्तों यदि मैं पैसा नहीं चुकाता हूं तो क्या वो जिससे मैंने उधार लिया है, जिससे मैंने बैंक लोन लिया है, वो मेरी क्या ले जाएगा? मशीन ले जाएगा। लेकिन क्या ये मशीन के अलावा फर्नीचर ले जा सकता है? क्या ये स्टॉक ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने इस लोन को लेने के लिए मशीन को एज ए सिक्योरिटी रखा है, तो वो केवल मशीन ही ले जा सकता है। बैंक लोन लेने के लिए मैंने बिल्डिंग एज ए सिक्योरिटी रखी है, बिल्डिंग को गिरवी रखा है, तो वो केवल बिल्डिंग ही ले जा सकता है। यानी इसका ये क्या है? फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है। कि अगर मैं पैसा बैंक लोन का नहीं पे कर सकूं तो बैंक मेरी बिल्डिंग सेल कर देगा, ये उनका फिक्स चार्ज है। अब मान लीजिए मैंने एक लोन और लिया और उसे कह दिया फ्लोटिंग चार्जेस है आपका। मान लीजिए मैंने 1 लाख का लोन लिया और उसे कह दिया फ्लोटिंग चार्जेस। तो दोस्तों फ्लोटिंग चार्जेस का मीन्स क्या है? फ्लोटिंग चार्ज का मीन्स होता है कि अगर मैंने किसी से लोन लिया है 1 लाख रुपए और मैं वो पे नहीं कर सकता, तो मेरी जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स में से कोई भी एसेट्स को बेचकर पैसा वसूल कर सकता है, बट वो ये दोनों एसेट्स को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इन दोनों पर पहले ही फिक्स चार्ज है इनका। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा यानी कि ANSP क्या है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में ये एसेट्स फर्नीचर, स्टॉक, कैश एट बैंक जिस पर मैंने कोई लोन नहीं लिया है वो तो हो जाएगी ANSP यानी एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लीज्ड। हालांकि फ्लोटिंग चार्जेस है सब पर, लेकिन कोई फिक्स्ड चार्ज इस पर नहीं है, कोई सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी है, तो ये तो आ जाएगा ANSP यानी एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लीज्ड। और जो एसेट्स मैंने फिक्स कर दी है किसी लोन लेने के लिए मैंने एज ए सिक्योरिटी या जमानत के रूप में रख दी है, वो आ जाएगा ASP यानी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज्ड। और इस अमाउंट को हम यहां लिखेंगे, यहां अमाउंट नाम आ जाएगा एसेट्स का। जो इस एसेट से प्राप्त होने वाली ERV है वो यहां आ जाएगी। ये लाइबिलिटीज कितने आपने ली है इससे, जैसे बिल्डिंग से लाइबिलिटी 5 लाख है, 5 लाख यहाँ आ जाएगी। मशीन सिक्योर की लाइबिलिटी यानी 2 लाख यहाँ पे है, तो 2 लाख लोन लिया है, वो लाइबिलिटी यहाँ आ जाएगी। अब डेफिशिएंसी या सरप्लस दोनों में से एक चीज आएगी। एक मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अगर ERV ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो आएगा सरप्लस। अगर ERV कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है तो आएगी डेफिशिएंसी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूं। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग पर लोन कितना लिया? 5 लाख का, और बिल्डिंग बेचने से 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपए वसूल हुए। ERV कितनी आई? 4.5 लाख। तो दोस्तों ERV कितनी है? 4.5 लाख। लोन कितने का है? 5 लाख का। तो डेफिशिएंसी हो गई, कमी आ गई 50,000 की, तो वो डेफिशिएंसी में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस बिल्डिंग को बेचकर पैसा वसूल हुआ 6 लाख रुपए, तो अब ERV ज्यादा है और
लायबिलिटी की अमाउंट कम है, तो इस कंडीशन में आएगा सरप्लस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, फ्लोटिंग चार्जेस भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट लायबिलिटीज। जो पहला वाला पार्ट था उसमें एसेट्स थी, अब जो सेकंड पार्ट आता है इसमें हम ज्यादातर जो शो चीज करते हैं वो सब लायबिलिटीज होती है कि कैसे कैसे उसका पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आता है इसमें जो एक कॉलम है, जो पहले पार्ट में इस साइड में लेफ्ट साइड में कोई कॉलम नहीं बनाते थे अमाउंट का, यहां अमाउंट का कॉलम भी बना है और राइट साइड में दोनों साइड अमाउंट की कॉलम बनी है। अब इसमें जो अमाउंट है वो बुक वैल्यू शो करती है, या तो बुक वैल्यू कह लीजिए या इसे ग्रोस लायबिलिटीज कह लीजिए, और यहां पर जो लायबिलिटीज का एक्चुअल पेमेंट किया जा रहा है वो अमाउंट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 60,000 और उसे एक्चुअल पेमेंट किया गया है 55,000 में, उसे फाइनल किया है कि भाई आपके 60,000 थे लेकिन अब आपको 55,000 ही मिलेगी। तो जो 60,000 ग्रोस लायबिलिटी है वो इधर शो की जाएगी और जो एक्चुअल पेमेंट 55,000 किया है वो इधर शो किया जाएगा। अब सबसे पहले इसमें आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय फिक्स्ड चार्जेस, और ब्रैकेट लिखेंगे टू द एक्सटेंट एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय एएसपी, और दोस्तों ये ऑलवेज नील आएगा। इसके बाद जो ऊपर हमने टोटल लगाया था एसेट लिस्ट ए और बी का, उस टोटल में से नील घटा देंगे, यानी वही अमाउंट यहां पर सेम बैलेंस आ जाएगी। इसके बाद आती है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। जो प्रिफरेंस क्रेडिटर्स हैं वो यहां पर शो कर देंगे, उसकी अमाउंट ग्रोस अमाउंट इधर आएगी, एक्चुअल पेमेंट अमाउंट इधर आएगी, इसमें से माइनस करके बैलेंस यहां निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है प्रिफरेंस क्रेडिटर्स क्या है। तो दोस्तों प्रिफरेंस क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स जिन्हें भुगतान करते समय, पेमेंट करते समय प्रिफरेंस दिया जाता है, जिन्हें भुगतान पेमेंट के समय कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त हो, प्रिफरेंस प्राप्त हो, उस ऐसे क्रेडिटर्स को कहेंगे हम प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। जैसे कौन कौन से होते हैं, पहले गवर्नमेंट टैक्स हो गया, गवर्नमेंट के टैक्स जितने भी हैं या सेस है, रेट्स है, वो पहले पे भी किए जाएंगे। एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, वर्क्समैन सैलरी या वेजेस, वो पे की जाएगी। वर्क्समैन के कंपनसेशन है वो पे की जाएंगे। प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन है वो पे की जाएंगे। तो ऐसी प्रिफरेंस क्रेडिटर्स में आपको उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने शॉर्ट में बता दिया प्रिफरेंस क्रेडिटर्स क्या है। इसके बाद अमाउंट पेबल टू लायबिलिटीज सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्जेज। जो फ्लोटिंग चार्जेज है, मतलब ऐसे क्रेडिटर जिन्हें फ्लोटिंग चार्ज प्राप्त है, जैसे डिवेंचर्स हो गए, उनको हम यहाँ पेमेंट कर देंगे। ये आएगा एज पर लिस्ट डी। इस अमाउंट में से ये फ्लोटिंग चार्जेस वाले क्रेडिटर्स की अमाउंट माइनस करेंगे, यहाँ बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई, और इसमें जो लिस्ट बी में से बचे हुए थे डेफिशिएंसी ऑफ लायबिलिटीज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग फिक्स्ड चार्जेस, तो वो अमाउंट हम जो लिस्ट बी की बची हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और उस अमाउंट को घटा करके यहां बैलेंस आएगा। अब दोस्तों बात आती है कि सर जो एज पर लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या है? तो ऐसे क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, यानी अगर हमने उनका पैसा नहीं दिया तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो ऐसे क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे और ग्रोस लायबिलिटीज का प्रॉब्लम यहीं तक कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे, आगे इस कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आएगा अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी अगर यहां पर इन सब लायबिलिटीज का भुगतान करने के बाद भी कुछ पैसा बचा है तो उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका पेमेंट करेंगे।
और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड एरियर है, डिविडेंड बाकी बकाया बचा हुआ है, तो उसको भी हम पेमेंट करेंगे, माइनस कर देंगे, बैलेंस आएगा। और सबसे लास्ट में आता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें से पेड अप इक्विटी शेयर पेड कर देंगे और लास्ट में जो अमाउंट बचेगी ये होगी हमारी डेफिशिएंसी या सरप्लस। अगर पॉजिटिव अमाउंट आती है तो सरप्लस, नेगेटिव आती है तो डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो दोस्तों एक बार मैं आपको सारी लिस्ट रिवाइंड करा देता हूं। पहले थी लिस्ट ए में क्या दिखाया था? ANSP, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लीज्ड। बी लिस्ट आती है ASP, यानी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज्ड। सी लिस्ट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, पूर्वाधिकार लेनदार। डी लिस्ट फ्लोटिंग चार्जेस वाले एसेट्स, यानी ऐसे क्रेडिटर्स जिन्हें फ्लोटिंग चार्जेस है उनका पेमेंट। एज पर लिस्ट ई में आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर इसके बाद एफ में आता है आपका प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट, प्रिफरेंस क्रेडिटर्स। जी में इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट आता है। और लास्ट में अगर कुछ डेफिशिएंसी या सरप्लस आता है तो ये है लिस्ट एच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एसओए समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।